बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में हमारा चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे वो था गैसियस एक्सचेंज। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ा था वो था रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स। हमने देखा कि बर्ड्स जो हैं वो किस तरीके से रिस्पायरेशन करते हैं। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी इंसानों का रिस्पायरेटरी सिस्टम। इंसानों का रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम देखेंगे कि क्या है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम, क्या काम करता है और कैसे ये काम करता है। देखिए, चैप्टर का नाम है गैसेस एक्सचेंज, यानी कि इस चैप्टर में हम ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म को कुछ गैसेस चाहिए होती हैं जो एनवायरनमेंट में मौजूद होती है। वो एनवायरनमेंट से वो गैस एक्सट्रैक्ट करता है, हासिल करता है। इसी तरीके से इसकी बॉडी में कुछ ऐसी गैस तैयार होती है जिसे ये एनवायरनमेंट में रिलीज करता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ गैस का एक्सचेंज कर रहा है, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेने लेने लेता है और अपने अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। इंसानों में जो अल्लाह ने गैसियस एक्सचेंज के लिए सिस्टम दिया हुआ है, उस सिस्टम को हम नाम देते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है जी? इंसानों के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा सिस्टम जिसका काम होगा गैसियस एक्सचेंज। ये काम होगा, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम क्या होगा कि इंसान के जिस्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको एनवायरनमेंट में रिलीज करना और एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन गैस है उसको हासिल करना। ठीक है, ये इसका काम होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। अच्छा, इंसान चूंकि एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, खुश्की में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, और हम ये बात कर चुके हैं कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है उसका रिस्पायरेटरी मीडिया जो है वो एयर होता है। तो इंसानों का रिस्पायरेटरी मीडिया जो है वो क्या है? वो एयर है। यानी कि अगर हम देखें तो इसको अगर हम ज़रा समराइज करें तो हमारी ये सपोज करें इस बॉक्स के अंदर ये हमारी बॉडी है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम पाया जा रहा है जिसको हम कह रहे हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये एक सिस्टम पाया जा रहा है इस सिस्टम, और बाहर क्या है? बाहर एनवायरनमेंट है। ठीक है जी, बाहर क्या है? बाहर एनवायरनमेंट है। इस रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम क्या होगा? इस बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उस कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज करना और एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन गैस है उसको बॉडी के अंदर लाना। ये इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से गैस लेगा ऑक्सीजन और देगा कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये होता कैसे है जी? इसको अगर हम समराइज करें तो हमारे पास एनवायरनमेंट में, अगर इसको मैं समराइज करूँ ये कैसे होता है, तो अगेन ये हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर है ये इंसान की बॉडी है। हवा में मौजूद होती है एयर। हवा में मौजूद क्या होती है? एयर। इंसान का रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या करता है? इस पूरी की पूरी एयर को अंदर ले आता है, ऑक्सीजन गैस को नहीं लाता। ये याद रखिए, हमारे हमारे नाक में फिल्टर नहीं लगा हुआ कि हवा में से खाली ऑक्सीजन गैस को खींच के अंदर ले आए, नहीं। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या करेगा? पूरी की पूरी एयर को आपकी बॉडी के अंदर ले आएगा। अब ये तो पूरी की पूरी एयर है, ये आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है और आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है ब्लड। अब आपकी बॉडी के ब्लड और इस अंदर जो एयर आ गई इसके दरमियान गैस का एक्सचेंज होगा। एयर में से कार्बन ऑक्सीजन गैस जो है वो ब्लड में चली जाएगी और ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एयर में आ जाएगी। अब ये जो एयर है ये वो एयर हो गई जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई और अब आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम इस एयर को निकाल देगा। तो एक तो बड़ी मिसकंफ्यूजन ये पाई जाती है, हम समझते हैं कि जी हमारी नाक जो है हवा में से खाली ऑक्सीजन ले लेती है और जब हम, यानी हम जो सांस अंदर ले रहे हैं वो प्योर ऑक्सीजन है। नहीं जी, हम पूरी एयर अंदर ले रहे हैं। उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। पूरी की पूरी एयर हम अपनी बॉडी के अंदर ले आते हैं। फिर हमारी बॉडी के अंदर होता है गैस एक्सचेंज। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एयर को दे देगा और एयर में से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो हमारी बॉडी के अंदर एयर है उसमें ज़रा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और वो हम एयर बाहर निकालते हैं। अगर कंसंट्रेशन के अतबार से बात करूं, इसी चीज़ की कंसंट्रेशन के अतबार से बात करूं तो ये अगेन हमारी बॉडी है। हवा में जो बाहर हवा होती है ना, एयर, इसके अंदर तकरीबन ऑक्सीजन होती है 22%। ऑक्सीजन कितनी होती है? 22%। और कार्बन डाइऑक्साइड होती है तकरीबन 3% कार्बन डाइऑक्साइड। ये होती है इसकी कंपोजिशन। ये वाली एयर जो है आपकी बॉडी क्या करती है? अंदर ले आती है। अब ये वाली एयर जो है आपकी बॉडी के अंदर आती है।
आपकी बॉडी के अंदर जो एयर आई है उसमें ऑक्सीजन कितनी है 22%, इस वाली एयर में ऑक्सीजन 22% है तकरीबन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.3% है। अब आपका ब्लड क्या करेगा जी, इस एयर को हम कहते हैं इनहेल्ड एयर, ये जो हमने अंदर लिए ना एयर, इसको हम कहते हैं इनहेल्ड एयर। तो इनहेल्ड एयर में तकरीबन 22% ऑक्सीजन होती है, 0.3% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये इनहेल्ड एयर आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है, ब्लड क्या करता है, आपकी इस इनहेल्ड एयर में से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन निकाल लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देता है। तो अब इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। अब जो आपकी बॉडी के अंदर एयर है ना, वो क्या हो गई, अब जरा उसको देख लेते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर जो एयर है, अब चूंकि उसके अंदर ये बॉडी आ गई, अब बॉडी के अंदर जो एयर है, चूंकि उसमें से ब्लड ने ऑक्सीजन निकाल ली, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होकर 22 से कम होकर कितनी जाती है, तकरीबन 16%। और चूंकि ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन तकरीबन 10 से 13% के करीब हो जाती है। अब ये जो एयर है इसको हम कहते हैं एक्सहेल्ड एयर। ये क्या कहलाएगी, ये एक्सहेल्ड एयर कहलाएगी, क्योंकि अब ये एयर जो है वो अंदर रखने के काबिल नहीं है, इसको बाहर निकालना है। तो अब आपकी बॉडी क्या करेगी, इस कंपोजिशन चेंज हुई एयर को बाहर निकाल देगा। तो याद रखिएगा, दो बातें यहाँ पे आ रही है। पहली बात ये कि हम कोई ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते, हम पूरी की पूरी एयर इनहेल कर देते हैं जिसमें 22% ऑक्सीजन होती है। फिर हमारे लंग्स के अंदर जाके उस 22% ऑक्सीजन में से तकरीबन 4-5-6% ब्लड जो है ऑक्सीजन निकाल लेता है, और एयर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं निकलती, 16% तकरीबन रह जाती है। और फिर ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देता है। अब इस एयर को हम कहते हैं एक्सहेल्ड एयर। एक्सहेल्ड एयर के अंदर तकरीबन 16-15% ऑक्सीजन होती है और 10 से 13% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये गैस हम बाहर निकाल देते हैं। ऐसे हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये समरी है, ऐसे हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम गैस एक्सचेंज करता है। तो ये जो काम किया जा रहा है ना, कि आपकी एयर अंदर लिया है, फिर उस एयर को ब्लड के साथ मिलाया ताकि ब्लड एयर में गैस एक्सचेंज हो जाए, फिर ये जो एयर की कंपोजिशन चेंज हो गई और अब ये जो एक्सहेल्ड एयर है, इस एयर को बाहर निकालना है। ये काम करेगा आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज नहीं होता, इसका वर्डिंग गलत है, इसको कह लो आप एयर एक्सचेंज। एयर एक्सचेंज करेगा आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, एयर अंदर लाएगा, एयर की कंपोजिशन चेंज करेगा, फिर उस एयर कंपोजिशन को चेंज हुई हुई एयर को बाहर निकालेगा। तो ये जो काम कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ये एक सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम को हम कह रहे होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। अगेन यहाँ पर एयर क्या है, मीडिया है। यहाँ पर एयर वो मटेरियल है जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस मौजूद है, एयर वो है वो सोर्स जो हमें ऑक्सीजन गैस सप्लाई कर रही है। अब आते हैं जी कि ये जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है। ये तो हमने देख लिया कि रिस्पायरेटरी सिस्टम काम क्या करेगा, ये भी हमने देख लिया कि उसकी जनरल समरी, उसके काम करने का स्टाइल कैसा होगा। अब हम जरा डिटेल में देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके हेड से, आपका सर से। अब ये मैं सर बना रहा हूँ, अजीब सा होगा लेकिन चले चला लेंगे हम। ये नाक हो गई, ये होंठ हो गए, ये थोड़ी हो गई, ठीक है। ये अजीब सा है जी, इसका सर पीछे से अजीब सा हो गया, ये शोल्डर्स आ गए, ये नेक आ गई, वगैरह वगैरह। ये हमारा ह्यूमन है। अब इसकी इस तरफ आए तो यहाँ पे ये हाथ में छोटे छोटे से हमारे नाक के नथने होते हैं, और फिर इसके पीछे एक पूरा एक बड़ा सा खाना, एक चैम्बर होता है, और इस चैम्बर के फिर पीछे की तरफ से ये और थोड़ी पतली हो जाती है और ऐसे आ रही है। इसी तरह मुंह का तो हम चूँकि पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा मुंह के पीछे एक पूरी कैविटी होती है, ये पूरी कैविटी जिसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं। यहाँ से फिर हमारा ये फेरेंक्स शुरू हो जाता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहा है। ये चीज़ क्या है, ये बक्कल कैविटी है। ये बक्कल कैविटी है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम में अहम तरीन काम था। यहाँ से हम फूड को अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। अब ये फूड पार्टिकल क्या होता है जी, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए जो आप फूड खाते हो वो आप मुंह खोलते हो, मुंह से आपकी बक्कल कैविटी में आया था, बक्कल कैविटी से यहाँ पीछे आता है। ये पीछे का जो इलाका है इसको हम कह रहे होते हैं फेरेंक्स। और याद होगा फेरेंक्स हमने कहा था कि डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों का कॉमन पार्ट होता है। ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हो गए। अब आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट। रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये जो आपके नाक के छोटे छोटे दो सुराग होते हैं जिनको हम उर्दू में नथने कह रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड इन इंग्लिश एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स असल में आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम की ओपनिंग होते हैं। यहाँ से आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, यहाँ से आपकी जो एयर है, इनहेल्ड एयर, वो एंटर होती है। उसके बाद इस एक्सटर्नल नोस्ट्रिल की बैक साइड अंदर की तरफ आप आए, हाँ,
अंदर की तरफ आप आए तो अब आपको ये पूरी एक बड़ी सी कैविटी नजर आ रही होती है। दैट कैविटी इज कॉल्ड नसल कैविटी। इसको हम कहते हैं नसल कैविटी। जैसे मुंह की कैविटी को हम कहते हैं बक्कल कैविटी, नाक के अंदर की स्पेस को हम कह रहे होते हैं नसल कैविटी। और नसल कैविटी फिर आगे जाके दोबारा पतली हो रही है, इस पतले हिस्से को हम कह रहे होते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स। इंटरनल नोस्ट्रिल्स, क्योंकि ये नोस्ट्रिल्स की तरफ पतले पतले से होते हैं, लेकिन क्योंकि अंदर पाए जा रहे हैं तो इसको हम कह रहे होते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में तीन पार्ट आ रहे हैं, तीन: एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, नसल कैविटी और इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ठीक है, अब हम आते हैं हमने ये एयर है जी बाहर, आपकी ये एयर है। आप इस एयर की कंपोजिशन जानते हो, ऑक्सीजन इसके अंदर है 22%, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जो है वो तकरीबन 0.3% है। आप ये एयर जो है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के जरिए आप एंटर करते हो अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम में। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से ये आती है आपकी नसल कैविटी में, नसल कैविटी से ये आपके इंटरनल नोस्ट्रिल से होती हुई फेरिंक्स में आ जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बक्कल कैविटी के अंदर फूड का मामला रहा था, आपने माउथ खोला था, फूड एंटर हुआ, बक्कल कैविटी से होकर फेरिंक्स में आ गया, यानी फेरिंक्स के अंदर फूड भी आ रहा होता है और एयर भी आ रही होती है। फूड आता है जी माउथ के जरिए, बक्कल कैविटी के जरिए, एयर आ रही होती है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, नसल कैविटी और इंटरनल नोस्ट्रिल्स के जरिए। तो ये आपका फेरिंक्स जो है ये दोनों चीज़ें ले लेता है, इसको हम कहते हैं कॉमन पार्ट है। अब ये तो आपकी एयर ट्रैवल करती हुई आई है फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से ये आई नसल कैविटी, नसल कैविटी से आपके आई है इंटरनल नोस्ट्रिल। अब ये जो आपका एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट जिसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ पर, यानी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स से जो नसल कैविटी वाला रास्ता है, यहाँ पर आपके पास जो है वो सीलिया होते हैं, हेयर्स होते हैं और म्यूकस ग्लैंड होते हैं। तीन चीज़ें होती हैं इस जगह पर। क्या क्या होते हैं? एक तो यहाँ पर ये इसको पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बना लूँ बड़ा सा, ये हमारी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हो गई, ठीक है। ये जिसको मैंने लाइन डाली है ना, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, ये उस पार्ट की बात कर रहा हूँ। इस पार्ट की ये जो आपकी इस पार्ट की ये जो आउटर लेयर होती है सेल से बनी हुई, इसको हम कहते हैं एपिथीलियम। ये सीलिया वाली होती है, यानी इसमें छोटे छोटे से बाल लगे हुए होते हैं, सीलिया कह रहे होते हैं। एक तो ये वाले सीलियल एपिथीलियड हो गए, यहाँ पे भी आपकी एपिथीलियम है, ये सीलिया वाली होती है, यानी इनमें सीलिया मौजूद होते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, इसमें यहाँ पर आपको हेयर्स भी मिलते हैं, जिसको आप उर्दू में नाक के बाल कहते हो। तीसरा, यहाँ पर ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, म्यूकस ग्लैंड। तीन चीज़ें हैं आपके पास यहाँ, ठीक है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स और नसल कैविटी के दरमियान जो रास्ता है, इट कंटेन्स हेयर्स, सीलिएटेड एपिथीलियम एंड म्यूकस ग्लैंड। काम क्या है जी? म्यूकस ग्लैंड जो है वो म्यूकस खारिज करता है। ये जो आपकी एयर एंटर हुई है, इस एयर के अंदर डस्ट भी है, इस एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। आपकी एयर जब सीलिया के पास से, आपकी एयर जब सीलिया के पास से गुजरेगी, आपकी सीलिया जो है इसमें से डस्ट को निकाल, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कारपेट पे झाड़ू फेरते हो, तो झाड़ू के जो बाल होते हैं वो आपके कारपेट में से डस्ट को एक तरफ कर देते, साफ कर देते। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी एयर जब हमारे नाक के जरिए एंटर होती है, तो हमारे नाक के जो बाल होते हैं ये हमारी एयर के अंदर से डस्ट को खारिज यानी कि निकाल देते हैं, एयर हमारी साफ कर देते हैं। इसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे ये जो बड़े बड़े हेयर्स हैं, नाक के बड़े बड़े बाल, इनकी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। कुछ जो है हमारे जो एपिथीलियम में सीलिया मौजूद है ना, छोटे वाले बाल, छोटे वाले जो सीलिया हैं एपिथीलियम के, इनकी वजह से ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये ब्लॉक कर देते हैं। तो ये जो नाक के बाल हैं और ये जो हमारी एपिथीलियम के जो सीलिया हैं, ये दो बड़े काम कर रहे हैं। एक, हमारी हमारी जो एयर हमने इनहेल की है उसको डस्ट फ्री कर रहे हैं। दूसरा, ये हमारे एयर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये उनको रोक देते हैं, हमारी एयर साफ हो जाती है। तो नसल कैविटी में हमारी जो एयर आ रही होती है ना, यहाँ पर जो एयर आती है वो बड़ी क्लीन होती है, उसमें ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना ही उसके अंदर डस्ट होती है। और वो डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ गए? वो डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके इस पार्ट के अंदर अटक जाते हैं, इस पार्ट में जहाँ जिसकी मैंने डायग्राम आपको यहाँ बनाई है। अब ये जो म्यूकस ग्लैंड होता है ये बनाता है म्यूकस, और म्यूकस उस डस्ट को और उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर जोड़ लेते हैं, यानी अपने अंदर उसको अटका लेते हैं। और ये फिर वो उर्दू में कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, नाक के चूहे, नाक के चूहे बन जाते हैं। अजीब वर्ड है, नाक के चूहे बना। ठीक है, तो हुआ क्या, हमारी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के जरिए एयर आ गई।
अब अल्लाह जानते हैं कि हमारी एयर जो है वो डस्ट भी होगी, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। अल्लाह ने हमारा यहाँ एक दिफाई निज़ाम दिया हुआ है नाक के एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के पास के अंदर। सीलिएटेड एपिथेलियम है, यानी छोटे छोटे बाल हैं, बड़े बड़े बाल हैं, और म्यूकस ग्लैंड है। ये जो हेयर्स और सीलिया होते हैं ये डस्ट को भी ब्लॉक कर देते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी रोक देते हैं, एयर आपकी साफ हो जाती है। अब ये जो डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, म्यूकस ग्लैंड म्यूकस बनाकर इन डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर अटका लेंगे, यानी कि अपने अपने साथ ऐड कर लेंगे, और ये वहीं पे अटक जाते हैं, फिर वो नाक भर जाती है, आप उसको खाली कर देते हो वगैरह। अब जो आपकी नसल कैविटी में एयर आई है, इट इज़ क्लीन, और साफ सुथरी एयर होती है, और फिर ये सीधा सीधा इंटरनल नोस्ट्रिल्स के जरिए ये ऐसे इस इधर से होती हुई कहाँ आ रही है, फेरिंग्स में आ रही है, यहाँ आ जाती है फेरिंग्स के अंदर। ठीक है, अब फेरिंग्स के अंदर हमने पहले ही बात की है, फेरिंग्स के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, फूड एंड द एयर। अब नीचे फेरिंग्स से हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, फेरिंग्स से दो रास्ते आते हैं, एक ये और एक ये, ऐसे दो ब्लॉक्स, दो रास्ते आ रहे होते हैं। ये वाला जो रास्ता है इसको हम कह रहे होते हैं एसोफेगस, और ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जा रहा है। तो वो जो फूड है वो आपके इस फूड पार्टिकल जो है, ये फूड पार्टिकल है, वो आपके एसोफेगस में चला जाता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। जबकि जो एयर आई है, ग्रीन कलर की जो एयर आ रही है, वो आपके इस रास्ते निकल जाएगी। इस रास्ते को मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारी फेरिंग्स के अंदर एयर आई है फ्रॉम द नसल कैविटी, और फूड आया है फ्रॉम द बक्कल कैविटी। फेरिंग्स क्या करेगा, फूड को बक्कल कैविटी में उतार देगा, एयर को जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरफ ले जाएगा। हमने वहाँ बात की थी इसी चैप्टर में, न्यूट्रिशन चैप्टर में, कि यहाँ पर एक लेयर पाई जा रही होती है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटस। एपिग्लोटस, जब हमारा फूड फेरिंग्स से एसोफेगस की तरफ बढ़ रहा होता है, तो ये एपिग्लोटस क्या करती है, हमारे इस रिस्पायरेटरी सिस्टम वाले रास्ते को बंद कर देती है, ताकि गलती से फूड हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम में ना जाए। तो जब आप खाना खाओगे बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में आएगा, तो ये एपिग्लोटस ब्लॉक कर देगा आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को, और आपका फूड जो है वो एसोफेगस में चला जाएगा। लेकिन जब हम नाक से सांस ले रहे होते हैं तो फिर हमारी एयर फेरिंग्स में आती है, एपिग्लोटस ब्लॉक नहीं करता, और एयर जो है हमारी वो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में चली जाती है। ठीक है जी, ये तो हमने बात कर ली यहाँ तक। अब हम आते हैं इस तरफ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो रिस्पिरेटरी सिस्टम की ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, इसको हम कह रहे होते हैं ग्लॉटस। दैट इज कॉल्ड ग्लॉटस, विच इज द ओपनिंग ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। यही वो ग्लॉटस है जो फूड उतरने के दौरान एपिग्लॉटस इसको ढक देता है, यानी कि जब फूड आ रहा होगा तो ये एपिग्लॉटस इसको ऐसे बंद कर देगा, ऐसे ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो अब मैं इसको नीचे ज़रा डिटेल में बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से तो इस डायग्राम को हटा दे तो मैं नीचे आ जाता हूँ। तो अब ये हमारी जो ओपनिंग है ये हो गई जी ग्लॉटस, इसका हमने नाम रख दिया ग्लॉटस। और ये ग्लॉटस जब हमारा फूड आ रहा होता है तो ग्लॉटस जो है वो ढक जाता है एपिग्लॉटस के ज़रिए, ताकि फूड हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम में ना आए। इस ग्लॉटस के फ़ौरन बाद एक कार्टिलेजिस का चैम्बर पाया जाता है, यानी कि आपने पढ़ा होगा हड्डियाँ हमारे जिस्म में दो किस्म की होती है, एक ज़रा हार्ड किस्म की हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं बोन, और एक ज़रा नरम फ्लेक्सिबल हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज। ठीक है, जैसे हमारी हमारे हाथों की जो हड्डी है ये बोन है जी, सख्त है, बहुत हार्ड है, जिसको हम बोन कहते हैं। लेकिन अगर आप अपने कान को हाथ लगाएं, कान का जो चिन्ह है ये भी हड्डी से बना हुआ है, लेकिन ये हड्डी ज़रा नरम है, फ्लेक्सिबल है, ये वाली हड्डी कहलाती है कार्टिलेज। तो ये जो लैरिंग्स होता है ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है, जिसको हम कह रहे होते हैं लैरिंग्स। इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इसका काम है आवाज़ पैदा करना। ठीक है, तो ग्लॉटस के फौरन बाद आपको एक कार्टिलेजिस का चैम्बर बना हुआ मिलता है जिसको आप कह रहे हो तो लैरिंक्स, जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इसके अंदर ये कार्टिलेजिस के बने बने वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, ऐसे पेयर वोकल कॉर्ड होते हैं, पेयर की सूरत में, यानी कि 2 4 ऐसे पेयर की सूरत में, ये कहलाते हैं वोकल कॉर्ड। ये वाइब्रेट करते हैं, लैरिंक्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये हिलते हैं और आवाज़ें पैदा होती हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो आवाज़ पैदा होती है। तो हमारे गले से जो आवाज़ निकल रही होती है वो कैसे निकलती है, ये जो हमारे साउंड बॉक्स या लैरिंक्स में ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं इनको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड। ये वाइब्रेट करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, आवाज़ पैदा होती है। सांस लेने देने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लैरिंक्स का ताल्लुक सांस लेने देने से सकती है। तो ग्लॉटस के बाद हमारे पास लैरिंक्स आ गया। लैरिंक्स के बाद पूरा एक ये लंबा सा पाइप होता है, एक लंबा सा पाइप होता है, इस पाइप को हम कह रहे हैं ट्रैकिया।
ट्रैकिया मोटा सा होता है जी। हमारे जो गले पे आप अगर हाथ लगाओ, आप अपने गले पे हाथ लगाओ, उंगलियां लगाओ, तो आपको जो अपना हिस्सा बाहर नजर आ रहा है ना गले के अंदर जैसे कि ये आपका गला है, तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ हिस्सा नजर आ रहा होगा, जो आप खाना वाना खाते हो तो ऊपर नीचे हिलता रहता है, ये है ट्रैकिया। दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया की खास बात ये है, ट्रैकिया की दो खास बातें हैं। पहली खास बात ये कि ट्रैकिया होता तो मसल से बना हुआ है, मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर सी शेप कार्टिलेजिस पाए जाते हैं। सी शेप कार्टिलेजिस, ये मैंने कार्टिलेजिस बनाया। अगेन कार्टिलेजिस का मतलब वही हो गया जो मैंने आपको बताया, नरम हड्डी, फ्लेक्सिबल हड्डी, यानी वो हड्डी जो आप जिसको हिलाओ मोड़ो मुड़ जाएगी, वापस नॉर्मल हो जाएगी, फ्लेक्सिबल होती है ये हड्डी, और सी शेप की होती है, ऐसे सी शेप की, यानी पूरी गोल नहीं होती है, सी शेप की होती है। यानी इसने ऊपर से आपका ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया को आगे से इसने बंद करा हुआ समझ लो, पीछे से ये खुली है, सी शेप की होती है कार्टिलेज। तो आपके इस ट्रैकिया के अंदर जगह जगह ऐसी सी शेप रिंग्स पाई जा रही है। ये आपका कार्टिलेजिस है सपोज करो, तो एक ये सी शेप की यहाँ होगी, एक सी शेप की यहाँ होगी, एक सी, ऐसे बहुत सारी ये कार्टिलेजिस पाई जा रही है। तो हमारे ट्रैकिया के अंदर पहली खास बात यह है कि इसके अंदर सी शेप की रिंग्स होती हैं जो कार्टिलेजिस से बनी होती है। इसका काम क्या होता है, अक्सर हम लोग गला दबा देते हैं, हमारा ये अगर ये मस्कुलर होता, मस्कुलर तो है खैर, अगर ये कार्टिलेजिस नहीं होती तो हमारे ट्रैकिया दब जाती, डैमेज हो जाती, नुकसान होता है। ये कार्टिलेजिस इसको चोक होने से, इसको दबने से बचाता है। आप अगर गला दबाओगे तो आप जब ट्रैकिया में प्रेशर अप्लाई करोगे ट्रैकिया दब जाएगा, लेकिन जैसे आप छोड़ोगे तो इस कार्टिलेजिस की इलास्टिकपन की वजह से वो अपना नॉर्मल साइज है। ठीक है, तो आपके पास घरों में अक्सर पाइप होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा पानी के पाइप होते हैं, तो पानी के पाइप को दबाते रहो, बार बार दबाओ खोलो, ऐसे दबाते हो उसमें जो है ना डेंट पड़ जाता है, चोक हो जाता है। ये सपोज करो आपके घर का पानी का पाइप है, अगर आप इसके साथ खेलते रहे, इसको दबाएं वगैरह करते रहे, अक्सर क्या होता है फिर कई जगहों से इसमें डेंट सा पड़ जाता है, दब जाता है मुझसे। ऐसा हो जाएगा ट्रैकिया के साथ अगर ये सी शेप कार्टिलेजिस कि अगर आप इसको बार बार गले को दबाते रहोगे ना तो ट्रैकिया जगह जगह से ब्लॉक हो जाता है। ये कार्टिलेजिस इसको क्या करेंगे, जैसे आप दबाओगे छोड़ोगे, ये इसको वापस इसका शेप मेंटेन कर देंगे, इसको वापस इसकी नॉर्मल हालत में देंगे। एक तो खास बात इस ट्रैकिया की ये। दूसरी खास बात ट्रैकिया की वही है जी कि इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड और सीलिएटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं। सीलिएटेड बनी इसकी जो एपिथेलियम की लेयर है उसमें भी सीलिया मौजूद होता है, हेयर्स मौजूद होते हैं, और साथ साथ इसके अंदर वो ग्लैंड भी हैं, वही वाले म्यूकस ग्लैंड जो हमारे यहाँ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में मिले थे हमें इस जगह पर, और काम भी वही है। कुछ आपकी डस्ट ज़रूरी नहीं है कि आपने जो इनहेल किए तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से आपकी सारी एयर को क्लीन कर दिया, कुछ डस्ट, कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुमकिन तौर पर वहाँ से बच के निकल आते हैं, तो वहाँ यहाँ ट्रैकिया में आके अब वो यहाँ पर ये सेकंड प्रोटेक्शन होती है, यहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियम और ग्लैंड क्या करेंगे, वही एयर जब इसमें से गुजरेगी तो ये जो बाल हैं ये आपके डस्ट को ब्लॉक कर देंगे, आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको रोक देंगे, और वही म्यूकस जो है वो उनको अपने अंदर शामिल करके उनको फिर बाहर निकाल देगा वगैरह। काम इसका ये जो सीलिएट ट्रैकिया के अंदर ये जो दोनों काम है, काम वही है जिसके बिल्कुल एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स की तरह। उसके बाद ट्रैकिया नीचे आती है, जैसी नीचे आती है तो अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ये नीचे आके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, हर एक पार्ट को हम कहते हैं ब्रोंकस, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकस। ठीक है, ये ब्रोंकस कहलाती है। अब ये इसको आप कह लो ये लेफ्ट ब्रोंकस है, ये वाली कहलाएगी राइट ब्रोंकस। ब्रोंकस भी बिल्कुल ट्रैकिया की तरह, ब्रोंकस में भी सी शेप कार्टिलेजिस मौजूद होते हैं, बिल्कुल ट्रैकिया की तरह सी शेप वाले कार्टिलेजिस मौजूद होते हैं, ताकि ये ब्रोंकस की भी जो है वो चोक ना हो। अब ये ब्रोंकस जो है ये एंटर होते हैं किसके अंदर, लंग्स के अंदर। यहाँ पर एक लंग्स होता है, एक आपका लंग्स यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड द लेफ्ट लंग, ये आपका लेफ्ट लंग है। ठीक है, और ये आपका राइट, आपके लंग्स के अंदर ये एंटर हो जाते हैं। लंग्स को अभी हम जरा डिटेल में देखते हैं, पहले पूरे ट्रैक को समझ लें। ठीक है, तो अब आपका ये जो ब्रोंकस आ रहा है ना, पहले ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया दो हिस्सों में तकसीम होता है, और फिर ये ब्रोंकस जब बन जाता है तो ब्रोंकस आपके लंग्स में एंटर, एक ब्रोंकस लेफ्ट लंग में एंटर होगी, एक ब्रोंकस आपके राइट लंग में एंटर हो जाती है। अब जब ये एंटर होती हैं तो फिर अंदर जाकर, लंग्स के अंदर जाकर ये ब्रोंकस डिवाइड होती रहती है, बहुत सारी डिवाइड हो जाती है, बहुत सारी ब्रांचेस में तकसीम हो जाती है, हर ब्रांच का आप कह रहे हो तो ब्रोंक्यूल। ठीक है, ये हमने फ्रॉग वगैरह में भी पढ़ा है, तो फिर वही मामला है फ्रॉग का। तो बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हो जाती है, पूरे लंग्स के अंदर ये ब्रोंकस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इन ब्रांचेस को हम कह रहे होते हैं ब्रोंक्यूल।
ब्रोंक्यूल्स, देस आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी यही होगा, ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगी बहुत सारी वगैरह। उसके बाद हर एक ब्रोंक्यूल को अगर मैं अलग से सेपरेट से बनाऊँ, यानी मैं इस हिस्से को ड्रॉ करूँ, सपोज करें, तो अगर मैं सेपरेट से बनाऊँ, क्योंकि यहाँ डायग्राम हमारी खत्म हो रही है, यहाँ पर नीचे आ देते हैं, तो अगर हम ब्रोंकस को बनाएं तो ये देखें कि ये ब्रोंकस आ गई, ठीक है, एक ये तरह ये ब्रोंकस जाए। अब इस ब्रोंकस के आखिर के अंदर आपको एक थैला मिलता है, एक थैला मिलेगा आपको। थैले से मुराद क्या हो गया, सैक लाइक, यानी कि वही आपको बाहर बाहर से बहुत बड़ा लग रहा होगा, अंदर से खोखला होगा, बिल्कुल गुब्बारे की तरह एक थैला होगा, एक एयर सैक होता है, इसका एयर सैक कह होते हैं। इसका नाम क्या है, एल्व्यूलाई, दे आर कॉल्ड एल्व्यूलाई। तो हर ब्रोंकस के आखिर के अंदर एक थैला लगा हुआ है, वो थैला अंदर से खाली है। उन थैलों को हम कह रहे होते हैं एल्व्यूलाई, दे आर एयर सैक। इनके अंदर हवा आ जाती है, हवा स्टोर हो जाती है, ये खुल जाते हैं, हवा जब निकल जाती है इनका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह। आप गुब्बारे को देखोगे, गुब्बारा अंदर से खाली होता है, आप उसके अंदर हवा इनहेल करोगे तो गुब्बारा फूल जाएगा, हवा निकाल दोगे तो गुब्बारा वापस पतला हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। इस एल्व्यूलाई की खास बात ये होती है कि इस एल्व्यूलाई पर ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ होता है ऊपर, इसके ऊपर जो है ना ब्लड कैपिलरीज का पूरा जाल बिछा हुआ होता है, दे आर कॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज और ये एल्व्यूलाई दोनों की जो वॉल होती है वो एक सिंगल सेल की लेयर से बनी हुई है। यानी अगर आप इस एल्व्यूलाई की वॉल को देखोगे, एल्व्यूलाई की वॉल को भी देखोगे तो वो आपकी ऐसी होगी कि एक सिंगल सेल की लेयर से बनी हुई होगी, बस है एक सिंगल सेल की लेयर। इसी तरह ब्लड कैपिलरी की भी जो वॉल है वो भी एक सिंगल सेल की लेयर से बनी हुई है। सिंगल सेल की लेयर का मतलब हो गया इतनी पतली कि इसको क्रॉस करके डिफ्यूजन के जरिए चीज़ें आना जाना कर सकती। तो अब ये एल्व्यूलाई की लेयर हो गई, ये वाली जो है ये एल्व्यूलाई की लेयर है, और ये उसके ऊपर जो ब्लड कैपिलरी है ये उसकी लेयर, ये ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ब्लड मौजूद। अब ब्लड में से क्या होगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड पहले ब्लड कैपिलरी को वॉल को क्रॉस करेगी, फिर एल्व्यूलाई की वॉल को क्रॉस करेगी और अंदर एयर जो है उसमें शामिल हो जाएगी। और एल्व्यूलाई के अंदर जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन पहले एल्व्यूलाई की ब्लड की वॉल को क्रॉस करेगी, ब्लड कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करेगी और ब्लड में। तो एल्व्यूलाई वो मकाम होता है जहाँ पर गैस एक्सचेंज हुआ, तो जब आपकी एयर अंदर आई है तो वो यहाँ गैस एक्सचेंज। तो अगर पार्ट देखें दोबारा, तो हमारी जो हवा थी वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के जरिए अंदर आई, ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के जरिए आपने एयर को इनहेल कर लिया। अब जब ये गुजर के नसल कैविटी के अंदर आ रही थी, इस दौरान हेयर्स और म्यूकस ग्लैंड ने आपकी एयर को डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से साफ कर दिया। अब ये क्लीन एयर आपके नसल कैविटी में जमा हो गई, फिर ये इंटरनल नोस्ट्रिल्स से फेरिंग्स में आ गई। फेरिंग्स से आपकी ये एयर जो है एपिग्लोटस, ग्लोटस को ढकेगा नहीं, खुला रखता है, और एयर आपकी ग्लोटस के जरिए रिस्पायरेटरी सिस्टम में एंटर हो जाती है। अब ये रिस्पायरेटरी सिस्टम आ गया, ग्लोटस के जरिए ये एंटर होती है, ट्रैकिया के अंदर आती है, लैरिंक्स मौजूद है, साउंड इसका काम है, रिस्पायरेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ग्लोटस के जरिए आपकी ट्रैकिया के अंदर एयर आती है, ट्रैकिया के अंदर भी हेयर्स और ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो आपकी एयर को मज़ीद साफ़ करते हैं, मज़ीद उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से साफ़ कर देते हैं। ये ट्रैकिया हिफाजत इसकी मैं आपको बता चुका हूँ, सी शेप कार्टिलेज स्टोन होता है। अब जो आपकी एयर आई है वो डिवाइड हो जाती है, कुछ एयर आपकी लेफ्ट ब्रोंकस के ज़रिए लेफ्ट लंग में चली जाएगी, कुछ एयर आपकी राइट ब्रोंकस से राइट लंग में चली जाती है। दोनों लंग्स के अंदर एक ही जैसा मामला होता है। तो अब आपकी ये जो एयर आ रही थी, ये एयर जो आ रही थी ये ब्रोंकस से होती हुई अब लंग्स के अंदर आ गई। अब लंग्स के अंदर आके ब्रोंकस क्या होता है जी, ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, तो आपकी एयर भी हर ब्रोंकस के अंदर बढ़ जाती है। एयर आपकी ब्रोंकस के अंदर ऐसे बढ़ गई, हर ब्रोंकस में चली गई। फिर यहाँ पर आ रही है जी ये एयर, ब्रोंकस के अंदर आ रही है ये एयर। अब ब्रोंकस के आखिर के अंदर एक हवा का थैला जुड़ा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं एल्व्यूलाई। अब ये एयर जैसी आपकी एल्व्यूलाई के अंदर बढ़ती है, यहाँ आपकी एयर बढ़ जाएगी एल्व्यूलाई के अंदर, आपका एल्व्यूलाई फूल जाएगा, साइज बढ़ जाता है एल्व्यूलाई का। अब एल्व्यूलाई के पास मौजूद है जी यहाँ किनारे पे ये सारी समझ लो ये सब क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। अब ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है ब्लड, और एल्व्यूलाई के अंदर क्या आ गया जी, एयर आ गई। अब यहाँ पर गैस एक्सचेंज होगा, एल्व्यूलाई की जो अंदर एयर है, इस एयर में से ऑक्सीजन गैस पहले एल्व्यूलाई की वॉल को क्रॉस करेगी, ब्लड कैपिलरी के वॉल को क्रॉस करेगी और ब्लड में मिल जाएगी।
ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है पहले वो ब्लड कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करेगी, फिर एल्वुलाई की वॉल को क्रॉस करेगी और एयर में आएगी। तो यहाँ पर आपका एल्वुलाई के अंदर गैस एक्सचेंज होगा बिटवीन द एयर एंड द ब्लड। अब ये जो आपकी एयर है इसकी कंपोजिशन चेंज हो गई। अब इसमें 16% कार्बन डाइऑक्साइड, 16% ऑक्सीजन है, तकरीबन 10-13% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये एक्सहेल लेयर है, अब ये इसी रास्ते से वापस जाएगी। पहले आपकी एल्वुलाई से यहाँ से निकल के ब्रोंक्यूल से होती हुई या आपके इसी रास्ते से, अब मैं राइट लंग से दिखा देता हूँ, ये आपकी ब्रोंक्यूल से होती हुई ब्रोंकस, ब्रोंकस से ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर ये ग्लॉटस, ग्लॉटस से ये बाहर निकली और आप ये बाहर निकाल लेते हो। अक्सर आप मुंह से भी सांस लेते हो क्योंकि आपके मुंह से ये जो बक्कल कैविटी से एयर आती है फेरेंक्स में आ जाती है, फेरेंक्स से एंटर हो जाती है। तो अक्सर हम नाक के साथ साथ मुंह से भी सांस ले लेते हैं क्योंकि हमारी सांस फेरेंक्स के अंदर आती है और फेरेंक्स जो है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के जरिए भी आ सकता है, बक्कल कैविटी के जरिए भी आ सकता है, ठीक है। और एल्वुलाई के अंदर ब्लड एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज कैसे हो रहा है मैंने आपको बता दिया कि एल्वुलाई की लेयर भी एक सिंगल सेल लेयर होती है और ब्लड कैपिलरी की भी जो लेयर होती है वो एक सिंगल सेल की लेयर होती है। आराम से मटेरियल एक सिंगल सेल में से आराम से डिफ्यूजन के जरिए मटेरियल अंदर बाहर हो सकते हैं। तो ये तो हो गया जी रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन किस तरीके से काम कर रहा है। अब आते हैं ज़रा इस लंग्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा सा लंग्स को डिटेल में देख लेते हैं, फिर इसकी इनहेलेशन एक्सहेलेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लंग्स को अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि लंग्स एक अहम ऑर्गन हो गया जी इसके अंदर। बाकी तो आप देखो बाकी पार्ट क्या है, सिर्फ रास्ता है। ये जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं, ये नसल कैविटी, ये आर द पैसेज, असल काम बहरहाल लंग्स के अंदर होता है। तो लंग्स की बात करते हैं। लंग्स हमारे पास पेयर ऑर्गन होता है, पहली बात, यानी कि दो होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, पेयर्ड ऑर्गन होता है हमारे पास लंग्स। दूसरा सॉफ्ट होता है, ये नरम होता है बड़ा, इतना नरम कि ये स्पंजी टाइप का हो जाता है जी। स्पंजी टाइप का आपको किसको कहते हैं स्पंजी टाइप, जिसको जैसे इलास्टिक टाइप के मटेरियल को आप स्पंज कहते हैं। क्या आप उसको दबाओ उसका साइज दब जाएगा, छोड़ दो उसका साइज वापस हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो फिजिक्स में हम इलास्टिक कहते हैं या बायोलॉजी में हम उससे स्पंज टाइप कहते हैं। तो हमारे पास जो लंग्स है पेयर्ड ऑर्गन है, सॉफ्ट है और स्पंजी होता है। दो लंग्स होते हैं जी, एक हमारे पास लेफ्ट लंग होता है और एक हमारे पास राइट लंग होता है। लेफ्ट लंग जो होता है हमारा वो दो लोब्स के अंदर तकसीम हुआ होता है, टू लोब्स, यानी इसके दो हिस्से हुए हैं। लेफ्ट लंग है तो ऐसे इसके दो हिस्से हुए होंगे, बाहर से आपको कटा हुआ लग रहा होगा, अंदर से फिर भी बहरहाल वो जुड़ा हुआ होता है। तो लेफ्ट लंग जो है वो हमारा, गाय की आवाज़ आ रही है, हाँ, लेफ्ट लंग जो होता है वो हमारा दो हिस्सों में, दो पार्टीशन के अंदर टूटा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं टू लोब्स। जबकि राइट लंग जो है हमारे पास, राइट लंग वो तीन पार्टीशंस के अंदर टूटा हुआ होता है, हम कहते हैं राइट लंग जो है वो हमारा तीन लोब्स पर मुश्तमिल होता है। तो लेफ्ट लंग आपका ऐसे दो लोब्स में, राइट लंग आपका ऐसे तीन लोब्स में होता है ऐसे, ठीक है। ये 1 2, ये 1 2 3, ठीक है। तो लंग्स क्या है, पेयर्ड ऑर्गन है, सॉफ्ट है, स्पंजी है, दो होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट लंग हमारा दो लोब्स में तकसीम है, राइट लंग हमारा जो है वो तीन लोब्स में तकसीम है। अब इसकी प्रोटेक्शन के हवाले से बात करें या इसकी लोकेशन के हवाले से बात करें तो ये हमारी थोरैकिक कैविटी में पाया जाता है, यानी हमारे ये सीने के हिस्से में पाया जाता है, इसको हम कहते हैं थोरैकिक कैविटी। थोरैकिक कैविटी का मतलब हो गया यानी कॉमन सीधी सी जबान में बोले तो चेस्ट वाला हिस्सा, सीने का हिस्सा, ठीक है। तो अगर हम पूरी बॉडी में कैसे बनाऊँ, ये ले लेते हैं, ये हाथ हो गया, ठीक है, ये गर्दन हो गई, ये दूसरा हाथ हो गया, ठीक। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये अपर पोर्शन, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं थोरैकिक कैविटी। इस कैविटी में पाया जाता है थोरैकिक कैविटी। यहाँ पर होंगे हमारे पास, ये होगा एक लेफ्ट लंग और ये होगा हमारे पास राइट लंग। तो हमारी इसकी लोकेशन क्या है कि लंग्स की, तो ये हमारे पास थोरैकिक कैविटी में होता है, थोरैकिक कैविटी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हिफाजत की तरफ आए। बड़ा अहम ऑर्गन है जी, बड़ा नाजुक है, सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट है, अहम ऑर्गन है। तो अल्लाह ने इसकी हिफाजत क्या की है जी, इसको एक बूनी जाल के अंदर, बूनी केस के अंदर, यानी पिंजरे के अंदर स्टोर कर रखा है, उसको हम कहते हैं रिब्स। रिब्स यानी ऐसी 12 रिब्स होती है हमारे पास, 12 पेयर्स होते हैं, 12 यहाँ होंगे, मैं 12 तो नहीं बना रहा बहरहाल, और ये 12 यहाँ होती है, ऐसे 12 रिब्स होंगी, 12 पेयर्स होते हैं, ये 12 पेयर्स, 12 पेयर्स होते हैं जी ये रिब्स के। ये मिलके जाल बनाते हैं, कैसे, ये 12 रिब्स आपकी पीछे की तरफ से जाके ये आपके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ जाती है, ये पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये पूरा पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है।
ठीक है। और आगे की तरफ ये एक छोटी सी हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं स्टर्नम, उससे जुड़ जाता है। तो ये पूरा एक जाल बन जाता है। कैसे जाल बनता है देखिए, अगर मैं एक रिब को दिखाऊं तो ये आपके पास है पीछे वर्टिब्रल कॉलम, यानी जिसको आप कहते हो बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इससे आपकी एक रिब यहाँ से जुड़ गई यूं, और एक रिब आपकी यूं जुड़ गई वर्टिब्रल कॉलम, और आगे की तरफ से ये आपकी जो है वो एक बड़ी हड्डी होती है, इसको हम कहते हैं स्टर्नम, सीने की। आप बीच में हाथ लगाओ तो आपको बीच में जो है एक हड्डी महसूस होगी। आप अगर साइडों में हाथ लगाओगे तो ये आपकी रिब्स है, और बीच में आ जाओ तो आपको बीच में नजर आएगा कि आपकी रिब्स जो है वो बीच में से आके जो ना जुड़ी हुई है, क्योंकि वो हड्डी है कॉमन, उसको हम कहते हैं स्टर्नम। ऐसे आपकी ये 12 पेयर जो है ना रिब के ऐसे बनेंगे, एक पेयर ये आ गया, ये आगे एक पेयर, ठीक है। ऐसे 12 पेयर जो ऊपर की नीचे की जो 2 रिब्स होती है ना वो आपकी स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती। नीचे की 2 रिब्स जिनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब, ये नीचे की 2 है ना, इनको आप कहते हो फ्लोटिंग रिब। जो फ्लोटिंग रिब्स की कहलाती है क्योंकि ये पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है, लेकिन आगे से ये स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं। तो आप अपने नीचे रिब्स के बिल्कुल निचले हिस्से पे चले जाओ, निचली रिब्स को देखोगे तो वो आपको नजर आएगा कि बीच में से स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं, ठीक है। तो ये आपका जरा जूनी जाल बनाया अल्लाह ने, बड़ा प्यारा बेहतरीन। 12 हड्डियों के पेयर है जिनको हम कहते हैं रिब्स। वो 12 हड्डियाँ पीछे से जाके जुड़ती हैं वर्टिब्रल कॉलम से, आगे से जाके जुड़ती हैं वो स्टर्नम से, और यूँ पूरा एक जाल बन जाता है। इस जाल के अंदर ना सिर्फ लंग्स पाए जाते हैं, बल्कि आपका जो दिल है वो भी इसी के अंदर होता है। दिल आपका यहाँ पर होता है, ये लेफ्ट साइड। तो ये जो आपका जाल बना है रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम, ये आपके 2 बड़े डेलिकेट ऑर्गन्स की हिफाजत करता है, लंग्स की और किसकी, हार्ट की। और याद रखिएगा सारी की सारी आपके जो रिब्स हैं वो जुड़ी हुई नहीं होती स्टर्नम। नीचे की जो 2 आपके रिब्स के पेयर होते हैं, यानी 2 लेफ्ट की रिब्स और 2 राइट की रिब्स, ये आपकी जो है स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती। यहाँ पे ये बीच में से फ्री होती है, इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। ये फ्लोटिंग रिब्स होती है। अब ये तो जाल हो गया, जाल के अंदर आपका ये पूरा जो लंग्स है ना ये पैक हो गया। उसके अलावा अल्लाह ने मजीद इसकी प्रोटेक्शन की है क्या, अल्लाह ने आपके पास इस लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ाई, एक मेम्ब्रेन चढ़ाई है। उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन चढ़ाई है, यानी कि सपोज करें ये आपके पास लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है, तो ऐसे अल्लाह ने इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ाई है। ये मेम्ब्रेन क्या है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन। इस प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल कैविटी है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी ये जो ग्रीन कलर से बनाई गई ये प्लूरल कैविटी है, ये रेड वाला लंग है, और ये सारा इसके बीच में ये स्पेस जो है ना इसको हम कह रहे होते हैं प्लूरल कैविटी, एंड इट कंटेन्स अ फ्लूइड कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। तो 2 काम किए अल्लाह ने, एक आपके इस नाजुक से सॉफ्ट से लंग्स को एक पूरा रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम का एक जाल बना के उसके अंदर डाल दिया ताकि ये इसकी हिफाजत कर सके, फिजिकल इंटैक्ट से इसकी हिफाजत की जा सके, कोई डैमेज ना हो पाए। जबकि दूसरा काम क्या किया अल्लाह ने, आपके लंग्स पर एक मेम्ब्रेन चढ़ाई जिसको हम कह रहे होते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इस प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में थोड़ी सी कैविटी होती है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। इसमें फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड क्या करता है, आपके लंग्स को मॉइस्ट रखता है, आपके लंग्स को जो है वो मॉइस्ट रखता है, झटकों से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है, आपके लंग्स मूव करते हैं। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। ये हमारे लंग्स फूलते हैं, यानी इनका साइज बड़ा हो जाता है, फिर वापस अंदर आ जाता है, बड़े हो जाते हैं थोड़े से साइज में। जब हम इनहेल करेंगे ना तो लंग्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, जब हम बाहर सांस लेंगे तो लंग्स का साइज डिक्रीज हो जाता है। अब ये क्या हो रहा है, मोशन पैदा हो रहा है। हमने फिजिक्स में पढ़ा है मोशन जब पैदा होता है तो फ्रिक्शन होती है, यहाँ फ्रिक्शन भी हो सकती है। जब ये आपका ये लंग्स फूलेगा तो आप ये प्लूरल कैविटी से टकराएगा, फ्रिक्शन पैदा हो सकती है, और फ्रिक्शन आपकी चीज़ों को डैमेज करता है। तो ये जो फ्लूइड है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा ताकि हमारे लंग्स जो है उसमें कोई खराश, कोई डैमेज फ्रिक्शन की वजह से ना आ पाए। तो ये इसकी हिफाजत है, बड़ी बेहतरीन सी हिफाजत की है अल्लाह ने इसकी। उसके अलावा जो तीसरी चौथी चीज़ है जो हमें इनहेलेशन के अंदर चाहिए होगी वो ये कि हमारे पास, अब जरा इसकी अच्छी सी डायग्राम बना दूँ, चले मैं यहीं पर कर देता हूँ, ये लंग्स अच्छा बनाया ना, इसी को ही हम कर लेते हैं। अब ये हमारे पास लेफ्ट लंग था ना, ये हमारे पास राइट लंग आ गया जी, ये हमारे पास राइट लंग आ गया, ठीक है।
और ये हमने इसको जो है वो रिब से पैक कर लिया, ये रिब्स पैक किया हुआ है हमने, यहाँ की रिब्स आ गई और ये हमने यहाँ की रिब्स बना देते हैं। ये हमारे पास राइट लंग्स की रिब्स आ गई, ठीक है, ये राइट लंग्स की रिब्स आ गई। चलें नीचे वाली को फ्लोटिंग दिखा देते हैं। और ये बीच में क्या आ गया जी, ये स्टर्नम है जी, ये स्टर्नम नाम की हड्डी आ गई, ये स्टर्नम है पूरी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो लंग्स कैसा प्रोटेक्ट हो गया। अब नीचे की तरफ एक ऐसा डूम शेप का, डूम कहते हैं जैसे वो गुंबद होता है, मस्जिदों के गुंबद होते हैं ना, उसको हम कहते हैं डूम शेप। तो नीचे की तरफ आपके पास एक डूम शेप का मस्कुलर पार्टीशन होता है, यानी मसल से बना हुआ एक पार्टीशन है ये, इसको हम कहते हैं डायफ्राम। एक डूम शेप का पार्टिकल होता है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, रेड से लिखते हैं हम इसको, डायफ्राम। डूम शेप क्यों कहा है मैंने इसको, क्योंकि इसका शेप देख लो आप, मस्जिद के गुंबद की तरह है। पार्टीशन क्यों कहा है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के थोरैकिक कैविटी यानी चेस्ट हिस्से को और एब्डोमेन को अलग कर रहा है, पार्टीशन कर रहा है। इस डूम शेप के डायफ्राम के ऊपर वाले हिस्से को हम थोरैकिक कैविटी कह रहे होते हैं, यानी चेस्ट रीजन, और नीचे वाले हिस्से को हम कह रहे होते हैं एब्डोमेन, एब्डोमेन, ठीक है। तो पार्टीशन कर रहा है ना, ये आपके चेस्ट के हिस्से को आपके पेट के हिस्से से अलहदा कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डूम शेप पार्टीशन। ये डूम शेप मस्कुलर पार्टीशन होता है, यानी मसल से बना हुआ होता है। ये जो डायफ्राम है ये मस्कुलर होता है, मसल से बना हुआ होता है। अब मसल से बना हुआ है इसका मतलब क्या है, इसमें मूवमेंट होगी, ये मूवमेंट करेगा, और इसकी मूवमेंट की वजह से आप जो अंदर सांस लेते हो और जो बाहर सांस लेते हो ना, यानी इनहेलेशन एक्सहेलेशन, उसमें इस डायफ्राम की मूवमेंट का अहम किरदार होगा। ये डायफ्राम मसल से मूव करता है, तो बाज़ औक़ात क्या होता है, ये डूम शेप का होता है, ठीक है। जब आप सांस अंदर लेते हो ना, ये मूव करके सीधा हो जाता है। जब आप सांस अंदर ले रहे होते हो ये सीधा हो जाएगा, और जब आप वापस सांस बाहर करोगे तो वापस ये ऐसे हो जाता है। तो जब आप इनहेलेशन कर रहे होंगे ये ऐसा हो जाएगा, प्लेन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, मूवमेंट होगी इसकी, और ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। जब आप सांस बाहर लोगे तो ये वापस मुड़ के डूम शेप का हो जाएगा। इस दौरान ये जो है लंग्स पे प्रेशर अप्लाई करता है या प्रेशर लूज करता है, जिसकी वजह से हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर पाते हैं। जी काम मैं आपको कल बताऊंगा, कल की क्लास में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है। तो एक और चीज क्या आई हमारे सामने, डायफ्राम एक मस्कुलर पार्टीशन है जो हमारे थोरैकिक कैविटी और एब्डोमेन को अलग कर देता है। मस्कुलर है, इसकी मूवमेंट की मदद से हम सांस अंदर लेते हैं या सांस बाहर करते हैं। उसके अलावा एक और चीज है जी, वो हमारी ये जो रिब्स मौजूद है ना, हमारी रिब्स, इनके ऊपर मसल्स लगे हुए होते हैं। अगर मैं ये रिब्स को बनाऊं जरा बड़ी सी, ये हमारी रिब्स है, हड्डी, ठीक है। हमारी रिब्स के ऊपर मसल्स पाए जाते हैं, मैं इसको ग्रीन शेप दे देता हूँ, ये वाले मसल ऐसे, ये एक अंदर की तरफ भी मसल्स होते हैं, बाहर की तरफ भी मसल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी ये जो हड्डी है ना, इनमें भी मसल्स होता है। अक्सर आपने गाय की चापे खाई होंगी, बकरे की चापे गाय वाय कटती है, आपने देखा होगा गाय और बकरे की ये रिब्स निकालते हो तो इसमें गोश्त लगा हुआ होता है, उस मसल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये जो हमारी रिब्स हैं इनके भी अंदर बाहर एक मसल्स होते हैं, इन मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। अंदर वालों को हम कहेंगे इंटरनल, ठीक है, ये जो है ना अंदर वाले ये कहलाएंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो बाहर वाले हैं वो कहलाएंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो ये कहलाते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, जो आपकी रिब्स से भी जुड़े हुए होते हैं, आपकी लंग्स से भी जुड़े हुए होते हैं। और ये एक अंदर वाले इंटरनल और बाहर वाले एक्सटर्नल। तो ये तीन जो चीजें हैं, कौन सी तीन चीजें, एक ये आपका डायफ्राम, एक ये आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और एक आपका ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये तीन चीजों की मदद से हम सांस अंदर या बाहर लेते हैं। हमारी सांस अंदर और बाहर लेना यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का ताल्लुक इन तीन चीजों से होगा, बाकी किसी चीजों से नहीं होगा। बाकी सब चीजों का ताल्लुक गैस एक्सचेंज या एयर को अंदर लाना या अंदर को बाहर लेके जाना, इन चीजों से था, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह कल की देखेंगे, कल की क्लास में, कि डायफ्राम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये कैसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कराते हैं हमारे लंग्स के अंदर। तो ये था रिस्पायरेटरी सिस्टम, और थोड़ा हमने लंग्स के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि हमारी ये जो एयर अंदर आई है, ये अंदर आई कैसे, खुद ब खुद आ गई, और ये हम अंदर की एयर को बाहर निकालते हैं तो क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों की मदद से हमारी एयर जो है वो बाहर निकलती है।
यही 3 चीज़ें, नाम तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स दोनों किस्म के, और एक ये डायफ्राम। थोड़ा सा रिपीट करते हैं जी। हमारे पास ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? एक इंसानों के अंदर पाया जाने वाला वो सिस्टम जो गैस एक्सचेंज करता है। हमारे इंसानों के पास जो रिस्पायरेटरी मीडिया है वो एयर है। हम एयर ही अंदर ले जाते हैं, अपने लंग्स तक एयर को खींच कर लेकर जाते हैं। फिर लंग्स के अंदर हमारी जो एयर है वो ब्लड के साथ गैस एक्सचेंज करती है, और फिर ये जो एयर है इसको हम बाहर निकाल देते हैं। इस सिस्टम में जो इस पूरे काम में जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स से। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में हमारे पास जो है वो हेयर्स और म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो हमारी एयर को डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से साफ करते हैं। फिर ये एयर आपकी नसल कैविटी से होती हुई, इंटरनल नोस्ट्रिल से होती हुई, फेरिंक्स से होती हुई ग्लॉटस में आ जाती है। ग्लॉटस आपके समझ लो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है, या रिस्पायरेटरी सिस्टम की ओपनिंग होती है। यहाँ से आपकी एयर ट्रैकिया में आती है। ट्रैकिया के अंदर भी आपको जो है वो हेयर्स और ग्लैंड्स मिलते हैं एयर साफ करने के लिए, जबकि आपको ट्रैकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेजिस रिंग भी मिलती है। ट्रैकिया आपके चेस्ट पोर्शन में जाकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, उनको हम कहते हैं ब्रोंकस। हर ब्रोंकस एक लंग्स में एंटर होकर मजीद ब्रांचेस में तकसीम होती है, जिनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के आखिर में आपके पास एक थैला होता है जिसके अंदर एयर भर जाती है। एयर सैक टाइप का स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की वॉल सिंगल सेल की लेयर से बनी हुई होती है। इसमें ब्लड कैपिलरीज, इसके बाद ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, और एल्वियोलाई के अंदर आपकी एयर और ब्लड के अंदर गैस एक्सचेंज होता है। अब आपकी एयर और ब्लड में जब गैस एक्सचेंज हो जाएगा तो अब आपकी एयर जो है वो एक्सहेल्ड एयर होती है, जिसको इसी रास्ते के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। फिर लंग्स के बारे में मैंने आपको बताया कि लंग्स आपका पेयर्ड ऑर्गन होता है, दो होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं। लेफ्ट लंग आपका दो पार्टीशन में तकसीम है, दो हिस्सों में तकसीम है, जबकि राइट लंग आपका तीन लोब्स में तकसीम है। आपका लंग्स आपकी चेस्ट कैविटी में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं थोरैकिक कैविटी। थोरैकिक कैविटी में पाया जाता है। लंग्स आपके पूरा एक बूनी केज होता है जो तीन किस्म की हड्डियों से बना हुआ होता है, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम। तीन हड्डियों से। रिब्स की तादाद कितनी बताई? 12 पेयर्स होते हैं, जिनमें से आखिर के दो पेयर्स फ्लोटिंग कहलाते हैं। तो रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम की मदद से पूरा पिंजरा बना हुआ होता है, और उस पिंजरे के अंदर हमारा लंग्स जो है वो प्रोटेक्ट हुआ हुआ है। उसके अलावा हमारे लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है जो हमारे लंग्स को फ्रिक्शन जैसी चीजों से बचाता है। हमारे लंग्स के नीचे की तरफ एक डूम शेप का मस्कुलर पार्टीशन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं डायफ्राग्राम। उसके अलावा हमारे रिब्स पर भी अंदर और बाहर मसल्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राग्राम हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी एयर अंदर लाना और एयर बाहर करना, इन दोनों को हम कंबाइन कहते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में ये हेल्प करते हैं। अब वेंटिलेशन किस तरह होती है? वेंटिलेशन कहते हैं अंदर बाहर करना गैस को। इसमें से एक वेंटिलेशन का पहला पार्ट हो जाएगा इनहेलेशन, दूसरा एक्सहेलेशन। तो वेंटिलेशन कैसे होती है ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं।